बाहर जाना है तो कनाडा बेहतर ऑप्शन रहेगी या शेंजन जोन जो है ये मेरे लिए बेहतर रहेगा? क्या मैं विजिट वीज़ा पे जाऊं या किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या पीआर प्रोग्राम पे जाऊं? तो आज की जो वीडियो है वो हम इस हवाले से दोनों का जायज़ा लेंगे कि न्यू आने वाले जो लोग हैं इनको कनाडा में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और शेंजन में क्या चैलेंजेस होते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कहाँ ज़्यादा निकलती हैं, कहाँ कम है, रूल्स कहाँ पे सख्त हैं, कहाँ पे नरम है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप फ्रेश इमिग्रेंट हैं और आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए शेंजन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कनाडा का जो वीज़ा है फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू शेंजन वीज़ा। तो शेंजन में जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे नीचे अगर हम वेस्ट साइड पे आ जाएं तो पुर्तगाल है, स्पेन है, बैक पे फ्रांस आ जाता है, स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, इटली आ जाता है, यूके आ जाता है ऊपर। इसी तरह फिर आगे बढ़ते जाएं तो पोलैंड आ जाता है, फिर बाल्टिक स्टेट्स आ जाती हैं, लिटविया, लिटूनिया वगैरह। तो अच्छा, ये अब यूरोप जो है ना बेसिकली सबसे नीचे चला जाए तो ग्रीस आ जाए, उस साइड पे आपके ग्रीस आ जाते हैं, यूनान कहते हैं। अच्छा, अब हर मुल्क के अंदर डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो पूरे यूरोप के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि आपका वो कन्वर्ट हो जाए, लाइक जर्मनी, फ्रांस यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन पोलैंड में हो सकता है, स्पेन में हो सकता है, इटली में हो सकता है, और इस तरह कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे छोटी, वहाँ पे हो सकता है आपको वर्क परमिट मिल सकता है। असाइलम के मैं अगेंस्ट हूँ, असाइलम में आपको मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा आप असाइलम करें, क्योंकि इस वक्त एक तो यूरोप की पॉलिसी भी नेगेटिव है इस वक्त असाइलम सीकर्स के लिए। दूसरा ये है कि असाइलम में आप खुद फंस जाते हैं। जब आपके पास जेन्युइन तरीका मौजूद है, आप 4-6 महीने के बाद एक जेन्युइन उस पर आ जाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इस रूट से जाएं जिसमें कि आपको ये प्रॉब्लम भी आए कि आप 7-8 साल के लिए बैन है, एक किस्म का मुल्क ही नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे तो फिर सारी उम्र दोबारा शेंजन नहीं जा सकते। तो ये काम मत करें। हाँ, एक और शॉर्टकट है, अगर आप समझते हैं विजिट वीज़ा में आपका नहीं चांसेस है, आप स्टडी पे चले जाएं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके स्टडी पे आप जाते हैं, जाते साथ ही आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाती है आपका टीआरसी की। आप उन कंट्रीज को देख लें, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा आपका फिर ये है कि आपका फैमिली को बुलाना जो है वो भी बड़ा आसान हो जाता है। जब आपको टीआरसी मिल जाती है, आपने सिर्फ ये शो करना है कि हाँ आपके पास इतने पैसे, आप मिनिमम उतने पैसे कमा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकें। तो यस, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कनाडा की, तो जब हम कनाडा में बात करते हैं तो कनाडा के अंदर भी स्टिल ऑप्शंस आर अवेलेबल आज की डेट तक। फ्यूचर में क्या पॉलिसी आती है नो वन नोज, लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मार्च 2025 में जी ओपन है। आप स्टडी परमिट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विजिट वीज़ा को, और वर्क परमिट में भी कर सकते हैं। विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करने के लिए आपको LMIA जर्नली रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ LMIA के बगैर भी काम हो सकता है। लिहाजा ऑप्शंस आर स्टिल देयर, दोनों जगह ऑप्शन मौजूद है, कनाडा में भी, शेंजन में भी। शेंजन में क्योंकि 28 कंट्रीज आ जाते हैं तो एक एज आ जाता है, कनाडा में वो एज नहीं है। LMIA जो है मार्केट में मोस्टली अनफॉर्चुनेटली लोग बेच रहे होते हैं, तो यू आर फोर्स टू परचेज। तो आपको कम से कम भी 30,000 से लेकर 60,000 तक लोग मांगते हैं, और मैं आपको ये मशवरा दूंगा आपने ये नहीं करना। आप कोशिश करें जेन्युइन तरीके से आपको जॉब मिले। क्यों? क्योंकि आजकल कैनेडियन बहुत सख्त है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को जो पीआर तक भी गए हुए लोगों के उन्होंने विड्रॉ किए हैं। तो लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि आप जाके किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके फील्ड से आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच करता हो, क्योंकि आपने जब अपना फॉर्म फिल किया, आपने अपने बारे में सारी डिटेल्स दी है। फॉर एग्जांपल आप कहने जी यहाँ मैं मैनेजर हूँ, वहाँ जाके आप जी शेफ की नौकरी या पेट्रोल पंप पे वो ऑपरेटर की नौकरी ले रहे हैं, तो अब ज़रा मुश्किल हो गई है चीज़ें कनाडा में। लेकिन स्टिल डोर्स आर ओपन, सो आप कोशिश करें, रियलिस्टिक तरीके से करें, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है जी फैमिली, कहाँ पे आप कंफर्टेबली इजीली बुला सकते हैं। कनाडा में भी इजीली आप बुला सकते हैं और शेंजन में भी बुला सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो इतने सफिशिएंट हो कि आप फैमिली का अफोर्ड कर सके। ये दोनों जगह ये करेगा। अच्छा, शेंजन के अंदर आपको टीआरसी मिल जाती है, कनाडा के अंदर आपने पीआर प्रोग्राम में आना है, यानी वर्क परमिट इज द फर्स्ट स्टेप। वर्क परमिट की बेस पर फिर आगे दो तरह के वर्क परमिट होते हैं, एक होता है जो सपोर्ट करता है आपका पीआर में, एक होता है जो नहीं करता। तो आपने कोशिश करनी है उस वाले में जाएं जो पीआर को सपोर्ट करता है, ताकि एंड ऑफ द डे यू विल गेट द पीआर। पीआर प्रोसेस कैन टेक अप टू 2 years।
देखना होता है कि आपका जो वर्क परमिट है वो कितने अरसे का है और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए आप, अभी तो कनाडा ने बड़ी आसानी कर दी है, नॉक कोड बेस्ड ड्रॉज भी शुरू कर दिए, तो ये भी एक अच्छा एज है, क्योंकि जो लोग एक्सप्रेस एंट्री की जनरल कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है, CRS तकरीबन 500 से नीचे तो आया ही नहीं पिछले 3 सालों में, तो इसीलिए बेहतर है नॉक कोड में आप जाएं, उसमें कम में भी आ रहा है तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उसके साथ आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन को अगर मिला लें तो फिर तो इशू ही कोई नहीं रह जाता। इस वक्त डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर से मुराद पैरामेडिक्स भी आ जाते हैं, फिर फिजियोथेरापिस्ट भी आ जाते हैं आपका, इसके अलावा साइकेट्रिस्ट भी आ जाते हैं, या वो सारा स्टाफ आ जाता है जो कि ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करता है, लेबॉर्ट्रीज में हेल्प करता है। तो ये डोर्स आर ओपन, डोंट मिस दिस चांस। इसके अलावा अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप को भी इस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वहाँ पे यंग ब्लड की ज़रूरत है और दे आर लुकिंग फॉर, लेकिन अगेन किन लोगों को वो देख रहे हैं, वो IT प्रोफेशनल्स को देख रहे हैं, डॉक्टर्स को देख रहे हैं, इंजीनियर्स को देख रहे हैं, साइंटिस्ट को देख रहे हैं, PhD होल्डर्स को देख रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि जिसको भी आप चूज़ करें उसके बारे में पहले डिटेल से खुद इन्वेस्टिगेट करें। देखें यार, आपको वहाँ पे क्या सिर्फ लोगों की बातें सुन के, क्योंकि सोशल मीडिया तो सुन के मेरा भी कई दफ़ा दिल करता है यार ये तो बस समझो पासपोर्ट देता था काम हो गया, इस तरह नहीं है। प्रॉपरली प्लान कीजिए, वीज़ाज लगते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको एक पाथवे पे चलना है, आपको एक सीधे तरीके से आगे जाना है, तभी ये सब होगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं जी लैंग्वेज बैरियर। बिल्कुल, आपको शेंजन के अंदर लैंग्वेज बैरियर इज द बिगेस्ट बैरियर। हर कंट्री जो ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप बात करते हैं जर्मनी की तो जर्मन है, आप बात करते हैं फ्रांस की फ्रेंच है, पोर्टुगाल पोर्टुगीज, फ्रेंच सॉरी स्पेन में स्पेनिश, पोलैंड में पोलिश, तो ये प्रॉब्लम है। कनाडा में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि इंग्लिश जो है वो तकरीबन सबको आती है और सिवाय एक प्रोविंस के वहाँ फ्रेंच चलती है, अदरवाइज बाकी तमाम जगह इंग्लिश है, तो लिहाजा इंग्लिश इतनी आप बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, जॉब के लिए भी कोई इशू नहीं होते। बच्चों के बेनिफिट की अगर बात आए तो तकरीबन सेम ही है, यूरोप के अंदर भी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, कनाडा में भी फ्री है। हाँ, कुछ मुल्कों में यूरोप के पैसे नहीं मिलते, कनाडा में मिलते हैं बच्चों के लिए, अगर आप PR पे हैं और प्रॉपर पाथवे पे हैं तो बच्चों को बिल्कुल बेनिफिट भी मिलते हैं पैसे कैश की सूरत में, अदरवाइज फ्री एजुकेशन वगैरह तो है। यूरोप में भी है, पुर्तगाल की बात करें फ्री एजुकेशन है, बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, कनाडा में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको जो है मेडिकल जो है ये दोनों जगह फ्री है, तो ये बेनिफिट्स तो दोनों जगह। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है, आप खुद एवेल्युएट करें, नहीं तो हम हाजिर हैं, हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, टीम अवेलेबल है, आपका केस असेसमेंट करेगी, आपको सारा डिटेल से गाइड करेगी। इसके अलावा आप प्रॉपर अगर आप नहीं हमारे ऑफिस आ सकते तो फिर आप पेड कंसल्टेशन बुक करके भी अपना केस असेसमेंट सेशन करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।